जैसे हम कॉपी चेक कर रहे हैं अभी आप लोगों का, जो लोग टेस्ट दिए हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें ना मिस हो रही हैं। जब आप आंसर लिखने जा रहे हो बहुत सारी चीजें उसमें मिस हो रही हैं, जिसको आपको प्रॉपर ध्यान दे करके लिखना है। समझ रहे हैं? तो हम आगे बढ़े क्योंकि अगले वीक फिर से टेस्ट है आपका, है ना। और सोमवार से शुक्रवार के बीच में ऐसा समय नहीं मिलता कि हम लोग चर्चा कर पाए। तो आईपीसी का बचा हुआ भाग जो है, मैं पहले आपको कुछ बातें बता रहा हूँ मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के, एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ और उसको देख सको। और अभी मतलब थोड़ी देर बाद, आज शाम से जो टेलीग्राम चैनल है मेरा वाला, उस टेलीग्राम चैनल पर मॉडल आंसर भी अपलोड कर देंगे जो पिछले टेस्ट में हुआ था। मतलब जो पिछला टेस्ट दिए हैं उसका पूरा मॉडल आंसर भी अभी अपलोड कर देंगे थोड़ी देर से। टाइम लगेगा थोड़ा, 8-9 बजे रात तक ऐसा हो सकता है, ठीक है। और प्रॉपर बेटा अपन मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि जब हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे हमको फैक्ट भी याद रखना है, उस फैक्ट को प्रेजेंट भी करना है, और मेंस में कॉपी चेक करने वाले के समक्ष आपका चेहरा नहीं है, वो आपको नहीं जान रहा है कि आप कितने टैलेंटेड हो या नहीं हो। उसको बस इतना ही पता है कि वहां पर एक कॉपी है और उस कॉपी में जो आप लिखे हो वो बस उसको चेक करना है, उसके बेस पर वो आपको जज करेगा, है ना। तो एक बार मैं थोड़ा सा उत्तर लेखन शैली के ऊपर मैं आपको बताता हूं कैसे क्या क्या है, ठीक है। देखिए, जैसे अगर हम देखें आपका मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन शैली, अगर हम ये देख रहे हैं ना, आंसर राइटिंग स्किल इन मेंस एग्जामिनेशन कि मुख्य परीक्षा में हमको कैसा उत्तर लिखना है। अच्छा, जब भी हम उत्तर लिखते हैं, आंसर जब हम लिखने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे आंसर को इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं। या जब हम आंसर लिखने जाते हैं तो बहुत सारी चीजों से एक बेहतर आंसर या आंसर के कंटेंट क्या होंगे डिसाइड होता है। जिसमें सबसे पहले एक इसमें है वर्ड लिमिट। मतलब जब भी आप आंसर लिखने जा रहे हैं मुख्य परीक्षा का, तो वर्ड लिमिट को आपको ध्यान देना है। वर्ड लिमिट तय करेगा कि आपका आंसर कैसा होना चाहिए, है ना। दूसरा इसमें जो खास बात होता है वो होते हैं इस क्वेश्चन के अंत में दिए गए डायरेक्टिव वर्ड्स, जो निर्देशात्मक शब्द होते हैं। जैसे कोई प्रश्न दिया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द इलेक्टोरल प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, एक ये दिया गया। तो जो व्याख्या शब्द है वो डायरेक्टिव वर्ड्स है, मतलब वो डायरेक्ट कर रहा है कि आपके आंसर में क्या होना चाहिए। वहीं पर कई बार दे देता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का मूल्यांकन कीजिए, इवैल्यूएट। तो ये शब्द जो होते हैं वो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं। इनको निर्देशात्मक वर्ड, डायरेक्टिव वर्ड्स या टेल वर्ड्स कहा जाता है। इन दोनों चीजों से मिल करके आपका आंसर बेहतर होगा, और यही दो चीजें डिसाइडिंग फैक्टर्स है आपके आंसर की, है ना। जैसे अगर हम इसमें वर्ड लिमिट की बात करें, अगर 1 बाय 1 हम देखें, अगर सबसे पहले हम वर्ड लिमिट की बात कर रहे हैं, शब्द सीमा की, तो हमारे पीएससी में कितने कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक 30 वर्ड, है ना, एक 60, एक 100, एक 125 और एक आपका 175। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 30 वर्ड में, 60 वर्ड में, 100 में, 125 और 175। जैसे अगर 30 वर्ड के क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि 30 वर्ड के क्वेश्चन को हमको कैसे लिखना है, तो यहां पर बेसिक यही है कि आपको 30 वर्ड के क्वेश्चन में 4 फैक्ट लिखना है, 4 तथ्य होना चाहिए।
कई बार हम क्या करते हैं कि जैसा हम शुरू किए किसी भी एक टॉपिक को, जैसे राष्ट्रपति के बारे में लिखने के लिए कह दिया कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में लिखिए, ऐसा कह दे, या राष्ट्रपति के संदर्भ में राष्ट्रपति की विशेषताएं लिखे, तो खैर विशेषताएं बोल दिया तो पॉइंट में हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ देता है जिस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, पेपर 7 पार्ट 1 में जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का, यहां से जैसे अगर क्वेश्चन पूछ देता है आपसे 30 वर्ड में कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो आप देखें डेफिनेशन है, लेकिन इसको आपको एक लाइन में जहां से शुरू की वहां खत्म नहीं करना है। आपको इसमें 4 फैक्ट बनाने पड़ेंगे, 4 फैक्ट बनाएंगे तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा। याद रखें 4 लाइन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि दिया हुआ पूरा स्पेस भरा जाए, 4 फैक्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 शब्द पर 2 नंबर होते हैं और हर एक फैक्ट पर अगर आप आधा नंबर काउंट करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलने की संभावना ज्यादा है। जैसे मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, अगर इसी प्रश्न को पूछ दे तो आपको सबसे पहले मानव अधिकार का डेफिनेशन बता देना है ना। जैसे मानव अधिकार का डेफिनेशन जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बताया गया है, ठीक है ना, कि ऐसे वे सभी अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग हो और न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, वो सब क्या होंगे, मानव अधिकार होंगे। दूसरे में आप इसका सोर्स लिख सकते हैं, सेकंड फैक्ट, कोई इसका ऑर्डर आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सेकंड फैक्ट आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 2D में दी गई है, ठीक। तीसरा फैक्ट आप ये भी डाल सकते हैं कि जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं वो सब क्या होंगे, आपका मानव अधिकार होते हैं, ठीक। और मानव अधिकारों का संरक्षण जो है एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज अ पार्ट ऑफ बोनाफाइड सोसाइटी। कोई भी फैक्ट जो आपको उस समय याद आ रहा है वो सारे फैक्ट को आपको इनकलकेट करना है, मेरी बात समझे। तो 30 वर्ड के आंसर देने में किसी डायरेक्टिव वर्ड्स की कोई भूमिका नहीं होती, जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं इसमें केवल आपको 4 फैक्ट लिखना है, समझ में आया, और टू द पॉइंट लिखना है, जो पूछा है पहले उसी को लिखना है, घुमा फिरा करके नहीं लिखना है। इसमें बहुत ज्यादा आपको शब्द शैली, मतलब बहुत ज्यादा जो हम सोचते हैं लक्ष्यदार लिखने का, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत आपको यहां पर नहीं है। सीधा सीधा आप क्या करेंगे, जो पूछा उसमें 4 फैक्ट आपको निकाल करके रख देना, सही बात। अगर यहीं से हम चले, अगर 60 वर्ड पूछता है, 60 वर्ड, 60 वर्ड्स की अगर वर्ड लिमिट है, तो 60 वर्ड में कभी भी पूछेगा तो आप ये मान करके चलिए कि यहां पर 8 फैक्ट आपको लिखने जरूरी, 4 उसमें, यहां 8 फैक्ट, ठीक है। जो यहां पर आप 4 फैक्ट लिख रहे थे, यहां पर 8 फैक्ट लिखना है, 8 फैक्ट लिखेंगे क्योंकि यहां पर कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर 60 वर्ड पे। तो 30 और 60 वर्ड के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 8 फैक्ट, 7 से 8 फैक्ट आपको लिखना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे उसी क्वेश्चन को अगर हम वापस से लेकर के चले, 30 वर्ड में पूछा कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो 30 वर्ड में हमने बता दिया कि भाई मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग हो और न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, पहला लाइन। इसका उल्लेख इस मतलब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में दिया गया है, 2D में दिया गया है ना, सेक्शन 2D में, ठीक। मानव अधिकार, मौलिक अधिकार भी मानव अधिकार के हिस्सा होते हैं क्योंकि मौलिक अधिकार को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है, ठीक है। और चौथा हमने लिख दिया कि ये सभ्य समाज की विशेषताएं हैं, मानव अधिकार का संरक्षण सभ्य समाज की विशेषता है। अब इसके आगे और लिखना है, तो जो भी फैक्ट आपको मानव अधिकार के बारे में पता है वो आप लिख लीजिए, ठीक। मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए अब इसमें 4 फैक्ट और आपको जोड़ना है, तो 4 हमने जो पढ़ा उसमें 5वां फैक्ट क्या हो जाएगा, मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए संस्थागत प्रयास किए गए हैं, ठीक है। केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, 6वां केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग है। 7वां पॉइंट में जाकर के आप बता सकते हैं मानव अधिकारों से संबंधित मामलों के त्वरित विचारण के लिए मानव अधिकार न्यायालयों की भी व्यवस्था की गई है, लिख सकते हैं ना हम इन सारी चीजों को, ठीक। साथ ही साथ अगला आप लिख सकते हैं लास्ट पॉइंट कि मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए
जांच एवं अन्वेषण की शक्तियां मानव अधिकार आयोगों को प्रदत्त है। मतलब आपको बस फैक्ट्स को गिनाना है वहां पर और कोशिश करना है कि हम पॉइंट वाइज लिखें 30 और 60 वर्ड को, तो वो ज्यादा बेटर होगा। समझ में आई मेरी बात? अब यहां से अगर हम 100 वर्ड में जाते हैं, 100 वर्ड में, तो 100 वर्ड में जाने के बाद जैसे अब 100 को आप इस तरीके से समझ ले, 30 का 3 पैराग्राफ हो गए, 30 के 3 पैराग्राफ हो गए, है ना? तो जैसे 30 सब 100 हो जाएंगे, मतलब 33 पकड़ लो अगर अपन राउंड अप, तो क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। तो जैसे इसमें हमने फैक्ट दिया, उस फैक्ट को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यहां पर क्या कर दिए? एक्सप्लेन कर दिए उसको अपन, ठीक है? और अगर 100 बोल दिया है तो बस जो भी टॉपिक पूछा है उसका आप उसमें बैकग्राउंड जोड़ दिए, पृष्ठभूमि, वो आया कैसे, उसका रीजन, बस रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। रिवर्स में करें इसको, बैकग्राउंड को आप पहले रख देंगे, फैक्ट, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन नीचे आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? जैसे अभी ही यही क्वेश्चन को मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, 30 में हमने 4 फैक्ट देखा, 60 में हमने उसके 7 से 8 फैक्ट देखे। अब अगर इसी को 100 में पूछ दे तो एक पैराग्राफ 4 लाइन का हमको और जोड़ देना है, लेकिन वो सबसे ऊपर जुड़ेगा, वो बैकग्राउंड होगा, पृष्ठभूमि होगी। जैसे पृष्ठभूमि मतलब मानव अधिकार कैसे आया, जो मानव अधिकारों की संकल्पना कहां से आई, तो आप बता सकते हैं कि शुरुआत आप करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 66 में मानव अधिकारों के संदर्भ में एक आयोग की स्थापना करने का उल्लेख किया गया था। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई, जिसे यूएनएचआरसी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, वर्ष 1948 में मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए तत्कालीन और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पहली अध्यक्षा लियोनार्डो रूजवेल्ट ने सबसे पहले मानव अधिकारों की एक विस्तृत सूची बनाई, जिसे मानव अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देशों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने देश में मानव अधिकारों का संरक्षण करें। अतः भारत ने भी मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया, जिसके अनुसार, अब अगला ये वाला पैरा आ जाएगा, जिसके अनुसार क्या है, वे सभी अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग है ना, न्यायालय में प्रवर्तनीय है, वो मानव अधिकार होंगे। फिर रिवर्स ऑर्डर 125 में जब अगर आप जा रहे हैं तो 125 में जैसे 30 वर्ड में केवल फैक्ट डाले, 60 में फैक्ट के साथ एक्सप्लेनेशन डाल दिए, 100 में बैकग्राउंड डाल दिया। अब जैसे ही आप 125 वर्ड्स में जाएंगे, 125 वर्ड्स में 125 शब्द में जैसे ही अपन जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि 125 शब्द मतलब एक पैराग्राफ अब उसमें और जुड़ जाएगा, और वो पैराग्राफ होगा, मतलब एक पैराग्राफ और जोड़ लीजिए आप इसमें, लगभग 30 शब्दों का, एक 30 वर्ड का एक पैराग्राफ और जोड़ लीजिए आप। जब ऐसा जोड़ेंगे तो आप इसको याद रखिए कि यहां पर आपको कंक्लूजन करना है, मतलब आंसर का समापन करना है। और कंक्लूजन में हमेशा कितनी चीजें आएंगी? 3 चीजें आएंगी। पहला, उसका मेरिट, मतलब उसकी विशेषता क्या क्या उसकी विशेषता है। दूसरा, उसका डीमेरिट या उसकी कमियां, लिमिटेशंस क्या क्या है। और तीसरा, लास्ट में आप क्या लिख देंगे, इसको कंक्लूड कर देंगे, लास्ट में कंक्लूड करेंगे। समझ में आई मेरी बात? जैसे उसी को ले, अगर अपन 30, 60, 100 में देख लिए, 125 में एक पैराग्राफ हमको और ऐड करना है। एक पैराग्राफ ऐड करना है, उसमें क्या क्या लिखना है हमको, तो डीमेरिट बताना है, मेरिट बताना है और कंक्लूड करना है, विशेषता बताना है, सीमाएं बतानी और आंसर को बंद करना है। तो विशेषता, कोई भी आप 2 विशेषता लिख दीजिए, ठीक। पहली बात, यह इस अधिनियम के माध्यम से मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण हो सका है, मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों में लगातार कमी आई है, 2 विशेषताएं हो गई, ठीक है। परंतु अब भी इस अधिनियम का या मानव अधिकारों के प्रति जो संरक्षण है उसके प्रति जागरूकता का अभाव है, कमी हो गई, हर कोई मानव अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है। कंक्लूड करना है तो कंक्लूजन हमेशा फ्यूचरिस्टिक ओपिनियन के साथ किया जाता है। जैसे आप कंक्लूड करेंगे इसमें और आप बताएंगे कि मानव अधिकारों के प्रति या इस अधिनियम को सफल बनाने के लिए
जन जागरूकता लाना आवश्यक है। इसके लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में मानव अधिकार को शामिल किया जाना, है ना, सम्मेलन संगोष्ठी आयोजित किया जाना, है ना, विभिन्न पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाना, जिससे जनता में इसके प्रति जागरूकता आएगी और यह अधिनियम यह पूर्ण रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में सफल हो सकेगा। ये 125 समझ में आए मेरी बात? और अगर यहीं से हम अगर 175 में चले जाते हैं, 175 वर्ड में, तो ये हमारे एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी वर्ड लिमिट है, मतलब इससे ये सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है। तो 175 में अगर वर्ड लिमिट में आता है तो आप अपने आंसर को लिखने के लिए आंसर को स्ट्रक्चराइज करें, 3 हिस्सों में तोड़ दें। सबसे पहला हिस्सा होगा इंट्रो का, ठीक, और लास्ट होगा आपका कंक्लूजन का। पहला इंट्रो, लास्ट क्या होगा? कंक्लूजन, मतलब इसमें निष्कर्ष, और बीच वाला हिस्सा हो जाएगा इसका बॉडी, ठीक है। अच्छा, जब इंट्रोडक्शन हम लिख रहे हैं, आप हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कितने वर्ड लिमिट में, टोटल वर्ड लिमिट आपकी 175 है, तो कितने वर्ड लिमिट में आपको इंट्रो लिखना चाहिए, कितने वर्ड लिमिट में आपको कंक्लूजन लिखना चाहिए। तो हमेशा याद रखेंगे कि आइडियल है कि टोटल वर्ड लिमिट का 10% इंट्रोडक्शन और 10% कंक्लूजन होगा। 175 का अगर 10% अपन देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब यह है कि लगभग 20 शब्द आ रहा है। तो हम क्या करें, 17.5 मतलब 20 शब्द आ रहा है, तो आप ये मान चलिए कि हम दोनों को एक मोटा मोटी, ताकि आंसर हमारा एक गरिमापूर्ण दिखाई दे, तो 30 वर्ड लिमिट इन दोनों की सेट कर लिए, 160 हो गया। और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है ना, यानी जो 115 वर्ड लिमिट जो बच गया हमारे पास में, उसमें हमको बॉडी लिखना है। बॉडी में एक्चुअल आंसर बॉडी में ही लिखा जाता है। जो बॉडी होगी उसी में जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में आपको बॉडी में ही लिखना है। इंट्रोडक्शन आपको इस बॉडी से कनेक्ट करने के लिए एक पैराग्राफ लिखना है। जो क्वेश्चन में जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित ही इंट्रो होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन देता है कि मानव अधिकार आयोगों के जांच की शक्तियों का परीक्षण करें, एग्जामिन द पावर ऑफ इंक्वायरी ऑफ ह्यूमन राइट कमीशंस, ये क्वेश्चन पूछता है। अब यहां पर जैसे ही उसने कहा कि मानव अधिकार आयोगों के जांच की शक्तियों का परीक्षण करें, तो जांच की शक्तियां क्या क्या है देखें कैसे होगा। यहां पर आपको बताना है जांच की कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, पावर ऑफ इंक्वायरी बताना है, क्योंकि एक्चुअल पूछता है जांच की शक्ति, और आंसर खत्म किस में होगा? परीक्षण पर, क्योंकि आपको एग्जामिन करना है। सही बात। लेकिन इसको बताने के पहले आपको एक इंट्रो क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आपको यह बताना पड़ेगा। अब आप यहां पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में नहीं बता सकते, आपको ऐसा इंट्रो क्रिएट करना है जो मानव अधिकार आयोगों की जांच की शक्ति से जुड़ा हुआ। समझे मेरी बात को? 30 वर्ड में बनाना है, यानी 3 से 4 लाइन। तो 3 लाइन में आप ये मान के चलिए आप इंट्रोडक्शन देंगे, और चौथा लाइन जो होगा वो कनेक्टिंग लाइन होगा। कनेक्टिंग लाइन मतलब जिससे आप बॉडी पर आ जाए। समझ रहे? जैसे कैसे हम लिख सकते हैं इसको? तो डायरेक्ट जांच से, मतलब आयोग से, क्योंकि मानव अधिकार आयोग की जांच की शक्तियों को उल्लेख करना है, तो आप डायरेक्ट शुरू करेंगे कि मानव अधिकारों के बेहतर या मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की गई। यह क्रमशः केंद्र एवं राज्य स्तर पर स्थापित है। ठीक, मानव अधिकार से संबंधित मामलों के लाए जाने पर, इनके समक्ष लाए जाने पर यह उसमें जांच कर सकते हैं। इनकी जांच की शक्तियां सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत सिविल न्यायालय को प्राप्त जांच की शक्तियों के समतुल्य है।
जो निम्नलिखित है। चौथा पॉइंट निम्नलिखित कनेक्टिंग पॉइंट हो गया। अब आप यहां पर आ गए, अब आप यहां पर पूरा जो जांच की शक्ति है ना, पावर ऑफ इंक्वायरी जो है ह्यूमन राइट कमीशन को, उसके बारे में सारा चीज बताना। ठीक है, जैसे पावर ऑफ इंक्वायरी के अंतर्गत 5 चीजें करते हैं ना, समन, कमीशन, अभिलेख, दस्तावेज, साक्ष्य, मतलब समन जारी करना, कमीशन का गठन करना, दस्तावेज ग्रहण करना, अभिलेख मंगवाना, रिकॉर्ड मंगवाना और साक्ष्य ग्रहण करना, ये 5 चीजें करते हैं। अब आप सोचो कि आपको 115 वर्ड में लिखना है, यानी अगर आप पांचों को 2-2 लाइन समझाओगे साइड हेडिंग डाल करके। अब यहां पर आपने बताया कि मानव अधिकार आयोगों की जांच करने की शक्ति निम्नलिखित है। अब आपने पैरा ब्रेक किया, अब बॉडी को आप बताएंगे। आप बताएंगे इसके अंतर्गत मानव अधिकार न्यायालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। द ह्यूमन राइट कमीशन कैन यूज द फॉलोइंग पावर्स अंडर दिस पावर ऑफ इंक्वायरी। अब साइड हेडिंग डाले, नंबर 1 समन जारी करने की शक्ति। 2-2 लाइन लिखना है। आप लिख सकते हैं कि मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए गवाह, पीड़ित, अभियुक्त के विरुद्ध समन जारी कर सकते हैं। ठीक है ना, इस समन का पालन करना अनिवार्य है। 2 लाइन हो गई। अगला, कमीशन गठन करने की शक्ति, इस्टेब्लिशमेंट, पावर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन, जो मानव अधिकार आयोग है। अब आप इसमें बता सकते हैं मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों में जांच करने के लिए आयोग का गठन कर सकते हैं। इस आयोग की कार्य प्रणाली भी मानव अधिकार आयोग ही तय करें, कमीशन को क्या क्या पावर हो, है ना। तीसरा लिख सकते हैं दस्तावेज प्राप्त करने की शक्ति, पावर ऑफ इनवाइटिंग डॉक्यूमेंट्स। मानव अधिकार न्यायालय क्या कर सकते हैं, जो उल्लंघन के मामले हैं उनसे संबंधित दस्तावेजों को मंगवा सकते हैं। ठीक, इन संबंधित दस्तावेजों का उपयोग उसी मामले में किया जाएगा जिस मामले के लिए इसे मंगवाया गया। नेक्स्ट, पावर ऑफ कॉलिंग रिकॉर्ड्स, अभिलेख मंगवाने की शक्ति। मानव अधिकार न्यायालय या मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार आयोग संबंधित मामलों से जुड़े हुए सभी अभिलेखों को मंगवा सकती है। ठीक, इन अभिलेखों का परीक्षण कर सकती है, लिख सकते हैं अपन। इसके बाद लास्ट में जब आगे चलेंगे, लास्ट क्या है, साक्ष्य ग्रहण करना। अब लास्ट में पैरा चेंज करेंगे, लिखेंगे, पैरा चेंज करके लिखेंगे, उपरोक्त शक्तियां मानव अधिकार न्यायालय की जांच की शक्तियां हैं जो इसे काफी सशक्त बनाती हैं। पैरा ब्रेक करेंगे, पैरा ब्रेक करके आएंगे, परंतु, है ना, सशक्त बनाती हैं एवं मानव अधिकार न्यायालय की यह शक्तियां, इन शक्तियों की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, यह सिविल न्यायालय के समतुल्य है, मतलब कोर्ट के समतुल्य है। दूसरा, मानव अधिकार न्यायालय क्या कर सकते हैं, साक्ष्य ग्रहण कर सकते हैं, यानी पुलिस की शक्तियां प्राप्त है, अन्वेषण की शक्तियां प्राप्त है। मानव अधिकार न्यायालय जांच के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये विशेषताएं हो गई। 1-2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, परंतु यह शक्तियां केवल सलाहकारी प्रवृत्ति की है, एडवाइजरी है। अंत में न्यायालय के पास जाकर के बोलना पड़ेगा, सलाहकारी प्रवृत्ति की है, यह बाध्यकारी नहीं है। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि कंक्लूड करना, और कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ होना चाहिए। आप बस ये बता सकते हैं इसमें कि उपरोक्त शक्तियां मानव अधिकार आयोगों को अत्यंत शक्तिशाली बनाती हैं। इनकी वजह से मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों में कमी आई है और मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों के विचारण में तेजी आई। इन्हें और बेहतर बनाने के लिए मानव अधिकार आयोगों को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है। ये 175 वर्ड, समझे मेरी बात को? अब एक चीज बस याद रखना है बेटा, कि एक प्रश्न आता है बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कि हमारा आंसर हम पॉइंट वाइज लिखे या पैरा वाइज लिखे, है ना। हम पॉइंट वाइज आंसर लिखे या पैरा वाइज आंसर लिखे, बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आता है। देखिए, पैरा वाइज आंसर जब बहुत वर्ड लिमिट ज्यादा हो, है ना, जैसे पहले अपने पीएससी में भी था, 250-500 के वर्ड लिखा करते थे, पैरावाइज ठीक था। पैरावाइज उनको लिखना चाहिए जिनकी लेखन शैली बहुत बेहतरीन हो, मतलब हर पिछला पैराग्राफ, मतलब
हर अगला पैराग्राफ जो है उसका पिछला पैराग्राफ उसका कारण हो और अगला पैराग्राफ उसका परिणाम हो। जब आप इतना मेंटेन करके चल पाएंगे तब तो पैरा वाइज लिखना बहुत सही है, नहीं तो पॉइंट वाइज लिखना ज्यादा कारगर है। तो इसलिए कोशिश करें पॉइंट वाइज लिखने का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट वाइज लिखने के लिए बोले तो हर क्वेश्चन को ही पॉइंट वाइज लिख दे रहे हैं, मतलब जैसे इंट्रोडक्शन को भी पॉइंट वाइज लिख दे रहे हैं। याद रखें, अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन के आंसर में अगर इंट्रोडक्शन बना रहे हैं तो वो हमेशा पैरा में होगा, उसकी बॉडी पॉइंट में होगी, सही बात, और कंक्लूजन फिर से पैरा में होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। इसके अलावा कुछ खास प्रश्न जिसमें डायरेक्टिव वर्ड्स इस तरीके से हो, जैसे बिंदुवार ब्यौरा दीजिए, गिव द डिटेल्स पॉइंट वाइज, है ना, बिंदुवार ब्यौरा दीजिए, या विशेषता लिखिए, है ना, या कमियां लिखिए, समझ रहे हैं, बिंदुवार पॉइंट वाइज, विशेषता राइट द फीचर्स, कमियां राइट द लिमिटेशंस, है ना, कार्य लिखिए, राइट द फंक्शंस, है ना। अगर ये सारी चीजें हैं पॉइंट वाइज आंसर लिखने के लिए, किसी की विशेषता पूछता है, किसी की कमियां या सीमाएं पूछता है, लिमिटेशंस, किसी के कार्य पूछता है, तो वो हमेशा पॉइंट वाइज होना चाहिए। इसके बाद बाकी जैसे भी कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें हम पैरा भी लिख सकते हैं, पॉइंट भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे 30 वर्ड के हमारे क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर हमको पॉइंट में ही करना चाहिए, 60 वर्ड है पॉइंट में ही करना चाहिए, और 100 में डिमांड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम एक इंट्रोडक्शन बना रहे हैं, उसमें बैकग्राउंड पैरा में हो जाएगा और बाकी चीजें किस में हो जाएंगी, आपका पॉइंट में। समझ में आया, समझे। और एक और चीज आता है, जैसे हमने कहा कि दो चीजें प्रभावित करती हैं, एक आपका जो डायरेक्टिव वर्ड्स है ये प्रभावित करते हैं, है ना। तो कुछ डायरेक्टिव वर्ड्स, अच्छा ये डायरेक्टिव वर्ड्स प्रभावित कहां पर करेंगे, जो आप कंक्लूजन, जब आप आंसर को क्लोज कर रहे हैं वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है, समझ रहे हैं। इंट्रो और बॉडी लिखने में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप आंसर को क्लोज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव वर्ड्स आपको क्लोज करना पड़ेगा। जैसे डायरेक्टिव वर्ड्स जैसे मान लीजिए लिखता है कि ब्यौरा दीजिए, ठीक है, या उल्लेख कीजिए, या विवरण दीजिए, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे डिस्क्रिप्शन, गिव डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब, है ना। इनके लिए इंग्लिश में शब्द आ जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक, डिस्क्राइब, ये इस तरीके के वर्ड यूज हो। अगर क्वेश्चन में ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है एज इट इज आपको लिख देना है, कोई कंक्लूजन वगैरह इसमें नहीं आएगा। जो टॉपिक है आपको एज इट इज लिख देना है, कंक्लूजन इसमें नहीं आएगा। विवरण देना, और विवरण कभी भी किसी भी चीज का देना होता है तो पॉइंट वाइज दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन पूछे, उल्लेख करने पूछे, विवरण देने पूछे, तो आपको किस में लिखना है, उसको पॉइंट वाइज, और इसमें कंक्लूजन नहीं होगा, जैसा पूछा है वैसा आपको लिख देना है बस उसमें। इसके बाद से जैसे कुछ एक प्रश्न बोलता है कि व्याख्या कीजिए, है ना, एक्सप्लेन, समझाइए, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो जब भी अगर ऐसा पूछता है कि मतलब क्वेश्चन कहता है कि फलाने चीज की व्याख्या कीजिए, समझाइए, तो आप याद रखें व्याख्या कीजिए, समझाइए मतलब जो भी आपका टॉपिक है क्वेश्चन में उसको आप विथ एन एग्जाम्पल समझाएं। जब भी आप किसी को उदाहरण सहित समझाएंगे तो वो क्या होगा, आपका व्याख्या हो जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोलता है मानव अधिकार क्या है, तो हमने बता दिया कि मानव अधिकार क्या है, तो वे सभी अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग हो, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हो, वो सब किस में आएंगे, आपका मानव अधिकार। ये विवरण हो गया, डिस्क्रिप्शन। लेकिन मानव अधिकार की व्याख्या कीजिए बोल, तो हमने ये तो बताया कि वे सभी अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग हो, न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, मानव अधिकार है।
लेकिन जब हमने एग्जाम्पल दिया कि भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार मानव अधिकार, समझ रहे? यूनाइटेड नेशंस या जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा विभिन्न समझौते के अंतर्गत मानव के लिए जो अधिकार बताए गए, जैसे बंदियों के जो अधिकार बताए गए, युद्ध बंदी जो होते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर्स, उनके लिए जेनेवा कन्वेंशन में जो अधिकार बताया गया, ये सब क्या है? मानव अधिकार के उदाहरण है। तो जैसे आपने उदाहरण दिया तो आपने व्याख्या कर दिया, बिना उदाहरण के आपने फैक्ट बताया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। समझ बात? समझे? इसके बाद देखें, जैसे एक यूज होता है मूल्यांकन करें, इवेल्युएट, है ना, मूल्यांकन करना। तो आप देखें कि मूल्यांकन का मतलब क्या है। जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हैं स्कूल कॉलेज में, तैयारी करने के बाद आपने साल भर कैसे पढ़ा, उसका लास्ट में मूल्यांकन होता है, और मूल्यांकन में बताया जाता है नॉट ओनली पास इन फर्स्ट डिवीजन, पास इन सेकेंड डिवीजन विथ परसेंटेज, मतलब उसके मूल्य का अंकन करना कि वो सफल है तो कितना सफल है, और वो असफल है तो कितना असफल है। सही बात? जैसे मानव अधिकार के संदर्भ में आपने बताया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आने के पूर्व वर्ष 1993 तक जहां भारत में प्रति वर्ष लगभग 1 लाख से ज्यादा मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले दर्ज होते थे, वहीं पर इस वर्ष मतलब अब मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों के जो दर्ज होने की जो संख्या है उसमें कमी आई है। वर्तमान में 10,000 मामले ही दर्ज होते हैं। तो आपने मूल्यांकन कर दिया, इस प्रकार यह अधिनियम मानव अधिकारों का संरक्षण करने में सफल रहा है और 90% तक सफल रहा। दिस इज कॉल्ड मूल्यांकन। समझे नहीं समझे? ये मूल्यांकन है उसका। ठीक, एक आता है आपका मूल्यांकन के साथ साथ एक आता है इन्वेस्टिगेट, अन्वेषण करना, या है ना, एक शब्द आता है इसमें इन्वेस्टिगेट, जांच कीजिए, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेट या विवेचना कीजिए, ज्यादा अच्छा शब्द इसमें यूज होगा अन्वेषण से, विवेचना, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज होता है इन्वेस्टिगेट। तो अब आपके आंसर के क्या कंटेंट होने चाहिए? आप देखें, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, और इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, साक्ष्यों को इकट्ठा करना। ठीक, इसका मतलब यह है कि जब भी विवेचना करने के लिए कहा गया है, इसका मतलब यह है कि जो टॉपिक है उसके सपोर्ट में आपको आर्ग्यूमेंट्स देने, मतलब तथ्य देने इकट्ठा करके। प्रश्न कहता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 मानव अधिकारों का संरक्षण कर पाने में सफल रहा है, कथन की विवेचना कीजिए। इसका मतलब यह है कि आपको वो सारे फैक्ट्स इसमें एड ऑन करने हैं जो इस बात की पुष्टि करते हो कि इस अधिनियम के आने के बाद से मानव अधिकारों का संरक्षण हुआ। यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द फैक्ट्स। सो इन्वेस्टिगेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, सो यू हैव टू प्रोवाइड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। समझ में मेरी बात? यह विवेचना करना होता है, मूल्यांकन। इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन पूछता है परीक्षण कीजिए, जैसे अभी इसी के पहले हम देख रहे थे एग्जामिन, है ना, एग्जामिन द पावर्स ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार आयोगों के जांच का परीक्षण कीजिए, जांच की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। परीक्षण आप देखें, जो टेस्टिंग होती है, जैसे हम एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहां पर बताया जाता है पास या फेल, मतलब आपने ब्लड रिपोर्ट दिया और वहां से आपको एग्जामिनेशन के बाद बताया गया कि हाँ आपको फलाना बीमारी है या नहीं। तो जब आप क्वेश्चन में एग्जामिन पूछा है, मतलब आपको क्लियर ये बताना है कि ये सफल है या नहीं। मानव अधिकार आयोगों की जांच की शक्तियों का परीक्षण कीजिए, तो जांच की शक्तियां बेहतर है या नहीं, इतना बताना। कितनी बेहतर है या कितनी बेहतर नहीं है, जब आप ये बता रहे, जब उसमें आप डिग्री को दे रहे हैं तो वो किसमें चला जाएगा? यहां चला जाएगा, मूल्यांकन कीजिए। समझ में आई मेरी बात? इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आंसर बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकता है बेटा। हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो
तो जरूर उस आंसर के पहले आप एक स्ट्रक्चर जरूर बनाएं प्रैक्टिस करने के लिए। मेन एग्जाम में आपको वहां स्ट्रक्चर नहीं बनाने की जरूरत है, लेकिन अभी प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आया समझ में? तो इस पर विचार करके बेटा इसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करना। ठीक है, इसके बेस पर आप आंसर राइट करने की कोशिश करना, और इसके बाद भी अगर नहीं बनता है तो बताना मुझे। आज आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा उसमें। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? टेल वर्ड्स या डायरेक्टिव वर्ड्स का यूज कहां है, क्या आंसर हमको लिखना चाहिए, वर्ड लिमिट की भूमिका कितनी है। और एक बात याद रखें बेटा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी राइटिंग बहुत खराब है और हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है। नो डाउट, अगर किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है तो उसमें एडवांटेज तो है, लेकिन किसी की राइटिंग बहुत अगर ज्यादा अच्छी नहीं भी है तो अगर आप प्रॉपर पंक्चुएशन, मतलब जो कॉमा, पूर्ण विराम है, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके, वर्ड लिमिट्स में एक प्रॉपर दूरी को मेंटेन करके अगर आप लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है,